नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जाने माने पत्रकार अभय दुबे जी के साथ मैं रोज शो करता हूं और बहुत बढ़िया बढ़िया मुद्दों पर बात करता हूं। अभय जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप रोज उनको एबीपी चैनल पर देखते हैं। बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत अनुभव है उनको। आज मैंने उनसे संघ की पृष्ठभूमि पर चर्चा करी। संघ क्यों मोदी जी के पेच कसना चाहता है। दरअसल 10 सालों से मोदी जी ने संघ के साथ जो किया, संघ सूद सहित वापस करना चाहता है। अब उसने एक व्यूह रचना तैयार की है, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, पदाधिकारी कौन होंगे, किस तरह बीजेपी को काम करना चाहिए। जो पकड़ संघ ने भाजपा पे छोड़ दी थी, खत्म कर दी थी, अब दोबारा वो पकड़ फिर से बनाने की बात चल रही है। तो क्या संघ इस मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्या संघ इस स्ट्रेटेजी में कामयाब हो पाएगा? बहुत सारे सवाल हैं। अभय दुबे जी के साथ बातचीत में उनके जवाब मिलेंगे आपको। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को पूरा देखिएगा, इस इंटरव्यू को पूरा देखिएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है अभय दुबे जी। भास्कर ने आज एक विस्तार से खबर छापी है। खबर में कुछ कुछ इशारे हैं, कुछ कुछ खुलापन है कि संघ क्या क्या चाहता है मोदी जी से। मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो 10 सालों तक संघ को ठिकाने लगा रखा था, किनारे कर रखा था, लिफ्ट नहीं देते थे, नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया था, अब संघ को लग रहा है कि हिसाब किताब बराबर कर दिया जाए साहिब से। क्या लगता है आपको, संघ इतना ज्यादा प्रेशर अचानक क्यों कर रहा है? पहले मोहन भागवत ने बयान दिया, फिर ऑर्गेनाइजर में चिट्ठी लिखी गई और अब कुछ और प्लानिंग चल रही है। चाहता क्या है संघ, देखिए भाजपा? देखिए 4 PM के मंच पे कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, और परसों चर्चा कर रहे थे, 2-3 दिन से हम लोग इसी विषय के इर्द गिर्द चर्चा कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, मैंने बार बार कहा कि केवल लोकतंत्र के समर्थक और विपक्ष ही नरेंद्र मोदी से उत्पीड़ित नहीं था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नरेंद्र मोदी से उत्पीड़ित था। उन्होंने मोहन भागवत का भी दमन किया था, और ये दमन वो मुतवातिर 2015 के बाद से कर रहे थे, और क्रमशः इस दमन की मात्रा और तीव्रता दोनों बढ़ते जा रहे थे। अब दिक्कत की बात यह है, और यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नरेंद्र मोदी से आजिज आ चुका था। चुनाव के दौरान जब बैठक हुई थी शीर्ष नेतृत्व की संघ के और भाजपा के, उसमें अमित शाह ने जम के ताल ठोक के दावा किया था कि 325 से कम सीटें नहीं आएंगी। तो जब उनका ये दावा आया, और उस बैठक के तुरंत बाद अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस में जगत प्रकाश नड्डा का इंटरव्यू आ गया कि संघ से भारतीय जनता पार्टी का कोई नाता नहीं है। जब हम छोटे थे, कमजोर थे, नए नए थे, तब नाता था, अब नाता नहीं है। अब हम बड़े हैं, सक्षम हैं, अब संघ के भाजपा के संचालन में कोई भूमिका नहीं है। तो ये बहुत चौंकाने वाला वक्तव्य था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से ये बात कही थी। वो इस बात को कई तरीके से लपेट के भी कह सकते थे। उन्होंने इतने डायरेक्ट तरीके से बात कही कि एक्सप्रेस जो अंग्रेजी का अखबार है, उन्होंने उसके हिंदी के शब्दों को उद्धृत किया, ताकि किसी किस्म की कोई गलत, पूरे इंटरव्यू में हिंदी का और कोई शब्द नहीं है, पूरे इंटरव्यू में हिंदी के वही 2-3 वाक्य हैं जो उन्होंने इस विषय के अंदर बोले थे, इटैलिक में छापे गए उसके अंदर। तो इस बात का सबूत है ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा से कितना उत्पीड़ित था। नड्डा के इंटरव्यू के बाद संघ ने योजना बना ली थी कि अगर नरेंद्र मोदी के 350 या 300 से ज्यादा सीटें आई नरेंद्र मोदी की, तो वो क्या करेगा। क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही ऐसा होगा, 6 महीने के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी बहुत बड़े पैमाने पर दूसरे दलों से अपने दल में नेताओं का और कार्यकर्ताओं का आयात करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी में सभी प्रमुख जगहों पर इन लोगों को बैठा दिया जाएगा। ये लोग मोदी और शाह के प्रति वफादार होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदुत्व की विचारधारा के प्रति वफादार नहीं होंगे। वो समझ गए थे कि अब भाजपा हमारे यहाँ से पूरी तरह निकल चुकी है, और इस चुनाव के नतीजों के बाद में वो अंतिम कह सकते हैं प्रकरण होगा, जब अंतिम दिन होंगे जब भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नाता रहेगा। इसकी तैयारी उन्होंने पूरी कर ली थी संघ ने कि इस परिस्थिति का वो सामना कैसे करेंगे। उन्होंने योजना बना ली थी कि किस तरह क्रम से वो अपने प्रचारकों को भाजपा से बुलाना शुरू करेंगे। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि ये भाजपा से बुलाए गए प्रचारक उनके किसी काम के होंगे कि नहीं होंगे। ये इसमें से बहुत से प्रचारक तो ऐसे हैं जो संगठन मंत्री के पदों पर काम कर रहे हैं। ये पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं भाजपा में, 30-40 साल से जनसंघ और उसके बाद से भाजपा में काम कर रहे हैं। अब तो वो 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता रही, 10 साल तक नरेंद्र मोदी की सत्ता रही, तो 16 साल से तो वो सत्ता के नजदीक रहने के या सत्ता में लिप्त रहने के आदी हो चुके हैं। जब आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जाएंगे और देखेंगे वहां के बार में ऐसे कई लोग बैठे हुए वाइन पी रहे हैं,
जो कि एक जमाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे और उनकी जिंदगी बड़ी किफायती किस्म की जिंदगी थी, लेकिन सत्ता से लगातार नजदीकियां रहने के कारण, मैं इसको एक रूपक की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, नजदीकियां रहने का उनका जीवन बदल गया है। यहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत बड़े पैमाने पर धन संपत्ति का आगमन हुआ है। लेकिन अब स्थिति यह है कि अगर संघ इन प्रवक्ताओं को धीरे धीरे करके बुलाता भी, तो भाजपा में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, किस तरीके से करते हैं, ये बात की बात है। लेकिन जैसे ही मोदी 240 पर रुके, जैसे ही मतदाताओं ने मोदी को 240 पर रोक दिया, वैसे ही संघ ने अपनी इस योजना को किनारे रख दिया और वो फिर से भारतीय जनता पार्टी पर अपना दबदबा कायम करने की मुहिम में चल निकला। अब आप देखिए क्रमशः सारे काम होने लगे। भागवत साहब ने एक बयान दिया, नागपुर में थे, जो संघ का जो वर्ग कार्यकर्ता विकास वर्ग होता है, उसमें भाषण दे रहे थे। वो चाहते तो वहां इस तरह का वक्तव्य नहीं भी दे सकते थे। उस कार्यक्रम के भाषण में तो आमतौर पर स्वयंसेवक, अच्छा स्वयंसेवक कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर वक्तव्य दिया जाता है, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया। फिर रतन शारदा ने ऑर्गेनाइजर में लिख दिया। उसके बाद टीवी के ऊपर बहस शुरू हो गई। आज स्थिति यह है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी पुनर्संगठित होने के कगार पर खड़ी हुई है। भाजपा में इस बात पर गहरा विचार चल रहा है कि हम एक नेता के रुतबे और दबदबे के इर्द गिर्द पूरी पार्टी को चलाने की प्रवृत्ति को कैसे छोड़ें। इस चक्कर में हुआ क्या है कि जो भाजपा का कार्यकर्ता था, वो केवल एक कारपोरेट सिस्टम बन गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इसमें ऊपर से आदेश आते हैं, नीचे तक आदेश जाते हैं, सब लोग उस आदेश के मुताबिक काम करते हैं। तो अब केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करना है, नरेंद्र मोदी की क्या खूबियां हैं, उनका व्यक्तित्व कितना चमकदार है, क्यों वो भारत में और दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसका प्रचार उन्हें करते रहना है। यही सब भाजपा के कार्यकर्ता करने में जुट गए। उनकी जो राजनीतिक बुद्धि थी वो कुंद हो गई। उन्होंने राजनीतिक रूप से सोचना बंद कर दिया। वो आदेशों का पालन करने लगे। ऊपर से आदेश आएंगे, हम उसका पालन करेंगे। इसका पालन उन्होंने 10 साल तक निष्ठापूर्वक वफादारी के साथ किया, इसमें कोई शक नहीं। आखिरकार वो बड़े समर्पित कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी। कम पार्टियों के पास ऐसे कार्यकर्ता होते हैं। तो अब सवाल ये है कि कार्यकर्ताओं को दोबारा पुरानी भाजपा जिस तरह से कार्यकर्ता आधारित पार्टी थी, उसमें कैसे लौटाया जाए, किस तरीके से स्त्रियों की भागीदारी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ाई जाए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी सोच रही है और संघ द्वारा उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप इस काम को इस हिसाब से कीजिए। संघ ने तो यह भी बताया है कि आपका नया अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। संघ ने तय कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर 60 साल की उम्र से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये जो नियम कायदे संघ ने बनाए हैं, क्या मोदी जी इतनी आसानी से मान लेंगे? नहीं, मोदी जी के बस की बात नहीं है संघ का मुकाबला करना। अब देखिए, मोदी जी अगर आज संघ इस जिद पे अड़ जाए कि उसे मोदी जी को हटाना है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं मोदी जी 6 महीने उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। 6 महीने से पहले ही मोदी जी इस्तीफा देके चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का नया प्रधानमंत्री आ जाएगा। लेकिन बात ये चल रही है कि नया जैसे ही संघ ये तय करेगा, भाजपा के दफ्तर में जो मीटिंगें हो रही होंगी, उसी में लोग खड़े होकर मोदी जी की बात का विरोध करना शुरू कर देंगे। ये बात सही है, हम मोदी जी के भी बहुत समर्थक होंगे, लेकिन फिर वहां पे हंगामा होगा और दोनों के बीच में तकरार होगी। वो तकरार किसी भी सीमा तक जा सकती है। आपने देखा होगा ना कि एक चित्र मैंने देखा है, एक फोटो मैंने देखी है, फोटो बड़ी मानी खेज है कि लाइन से खड़े हुए हैं जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह जी, ये सब लोग लाइन से खड़े हुए हैं और मोदी जी उनके सामने हैं। मतलब वो लोग सब हंस रहे हैं, बाकी सब लोग यूं हाथ जोड़े हुए हैं, लेकिन इसमें केवल गडकरी जी हैं, वो पीछे अपने हाथ रखे हुए तन के खड़े हुए, ना वो झुक रहे हैं, ना वो प्रणाम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर बदल चुकी है और उसका बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि मोदी ने कहा कि आप लोग, मोदी भी हमारा परिवार वाला अपना ट्विटर हैंडल से हटाइए, क्योंकि एक ही परिवार चल सकता है, वहां संघ परिवार, उसके समांतर मोदी परिवार नहीं चल सकता है। ये बात तय हो गई है। मोदी परिवार चलेगा कि संघ परिवार चलेगा। मैं तो समझ रहा हूँ आज के हमारी आपकी बातचीत की ये सबसे केंद्रीय बात है कि मोदी परिवार चलेगा कि संघ परिवार चलेगा, ये फैसला हो रहा है। और इस फैसले में लगता है कि ये जो मोदी का परिवार हटाने की उन्होंने अपील करी है, उसके पीछे वजह यही है कि ये कहा गया कि मोदी जी अपना नाम बखान करना थोड़ा कम कर दीजिए। भाई बिल्कुल स्पष्ट था कि मोदी जी जब मोदी परिवार कह रहे हैं तो वो अपना इंडिविजुअल, अपना व्यक्तिगत आधार बना रहे हैं। भाई एक पार्टी जो गर्व के साथ कहती थी कि वो संघ परिवार की सदस्य है,
एक पार्टी संघ परिवार की सदस्य थी, जो धीरे धीरे करके बड़ा हो गया है उस परिवार का ये सदस्य, संघ से भी ज्यादा उसके पास कार्यकर्ता हो गए हैं करोड़ों की संख्या में, लेकिन है तो वो संघ परिवार की सदस्य। अब वहां उस परिवार के अंदर एक नया परिवार कैसे पैदा हो सकता है? तो ये इतने महीनों तक क्यों नहीं कहा संघ ने, क्यों इंतजार कर रहे थे मोदी थोड़े कमजोर हो जाएं? बिल्कुल, इससे पहले अगर ये कहते तो मोदी जी उनकी बिल्कुल नहीं चलने देते और उस संघ परिवार को नए अपमान का सामना करना पड़ता। यानी वो कहावत हो जाती है कि जब कमजोर हो जाता है शेर तो उस पर सब पत्थर मारने लगते हैं। अब वो शेर था क्या नहीं था, ये भी एक विवाद का विषय है कि अगर वो शेर होता ना तो इस तरीके से अपने परिवार का नाम ना हटा लेता ट्विटर हैंडलों से। लेकिन अगर वो शेर होता ना, हाँ एक राजनीतिक वजह ये भी होती है कि चुनाव हो गया, सरकार आ गई, तो परिवार क्यों लिखा जाए? वो तो खेल था चुनाव का, चुनाव में फायदा लेने का। नहीं, इसको इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। उन्होंने तर्क यही दिया है, मोदी जी ने तर्क यही दिया है। मोदी जी ने कहा कि भाई एनडीए जीत गया, बहुमत प्राप्त कर लिया, हमने अपनी बात साबित कर दी, अब मोदी परिवार लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर इनकी 300 ज्यादा सीटें आती तो वो कभी मोदी परिवार ट्विटर हैंडलों से ना हटवाते। केवल ये वजह कि कमजोर हो गए तो ये ट्विटर हैंडल कमजोर नहीं हो गए। अब संघ परिवार रहेगा, दूसरा परिवार नहीं चल सकता। एक जगह दो परिवार नहीं रह सकते, एक घर में एक ही परिवार रहेगा। आपकी ये बात सुनकर योगी आदित्यनाथ बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बड़ी डामाडोल लग रही थी, लेकिन अब देखिए, मोदी से योगी आदित्यनाथ को संघ का, मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ को भाजपा के आला कमान का कम, संघ का समर्थन ज्यादा हासिल है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक प्रयोग की नुमाइंदगी करते हैं। संघ ने उनके रूप में एक प्रयोग किया है। वो प्रयोग ये है कि एक ऐसा नेता हो जो पॉलिटिकल हेड भी हो और रिलीजियस हेड भी हो। मोदी जी भी वही बनने की कोशिश कर रहे थे। मोदी जी भी वो बनने की कोशिश कर रहे थे, बस उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत राष्ट्रीय किस्म की थी और वो संघ का विरोध, संघ को हाशिए पर ढकेलते हुए करने की कोशिश कर रहे थे। आदित्यनाथ संघ को हाशिए पर नहीं ढकेल रहे हैं, ये फर्क है केवल। आदित्यनाथ तो बढ़ावा दे रहे हैं, भगवा कलर है उनका, तो संघ को और पसंद आएगा। नहीं, भगवा कलर तो मोदी जी भी पहनने को तैयार है। अगर संघ उनसे कहता तो मोदी जी परमानेंटली भगवा कलर पहन लेते। जब भी पूजा अर्चना करते हैं तो पूरी भगवा ड्रेस आती है उनके लिए ना। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कभी घर में पूजा करते हैं तो बाजार से भगवा ड्रेस पहन के लाके पूजा करते हैं? भाई घड़ी में कोई एक सादा कपड़े पहन लेता है, धीरी डाली धोती पहन लेता है। अगर घर में एक कोई रामनामी हुई तो वो पटका वो अंगोछा डाल लेता है, रामनवमी को अपने पूजा करता है। लेकिन मोदी जी जब पूजा करते हैं तो पूरी तरीके से उनका पूरा ड्रेसअप किया जाता है, मेकअप किया जाता है, चंदन का त्रिपुंड लगाया जाता है, फिर पूरी पूजा करते हैं ना भगवा नहीं वस्त्र तो पहन के। उसके पीछे तो वजह ये भी होगी ना, उनको फोटो शूट कराना होता है, वीडियो कैमरे बन रहे होते हाँ, हैं। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। यही मैं भी वही कहना चाहता हूँ। भाई आप पूजा करते हैं तो आप तो चाहते नहीं कोई आपको डिस्टर्ब करे, आपको कैमरा देखे, फोटो शूट हो, बच्चे भी आए उस कमरे में। आप बच्चों को भी पाबंदी लगा देते हैं, हाँ, भाई इस बिल्कुल कमरे नहीं, में मन से नहीं कोई करता। नहीं आएगा। हाँ। हाँ, मोदी जी के आसपास तो 40-50 कैमरे लगे रहते हैं ताकि कोई एंगल ऐसा रह ना जाए जिससे उनकी चमक आने से चूक जाए। लेकिन आपकी बात सुनने से एक बात और खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि कुछ महीने बाद हरियाणा में और महाराष्ट्र में चुनाव है, जी, और अगर संघ में और बीजेपी में तकरार बढ़ी और संघ ने ऐसे ही हाथ खड़े कर दिए भाई हमें नहीं जाना चुनाव में, तो हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड हाथ से ना निकल जाए। नहीं, अब तकरार नहीं होगी, क्योंकि अब मोदी जी ने समझ लिया है। मेरी रीडिंग ये है, मोदी जी ने समझ लिया है कि फिलहाल वो संघ से लड़ने की स्थिति में नहीं है। संघ ने भी समझ लिया है कि अब ये हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते। अब आप देखिए, बातें धीरे धीरे निकल के आएंगी। जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और उनके मंत्रालय हैं, उनके अंदर संघ के लोगों की नियुक्तियां ज्यादा बढ़ जाएंगी। अच्छा। हाँ बिल्कुल, अभी तक मोदी जी लगातार कोशिश करते थे कि संघ के लोगों की नियुक्तियां, पॉइंटमैन, ओएसडी के तौर पर लोग नियुक्त होते हैं ना, उनकी नियुक्तियां कम से कम हो। श्यामलाल यादव ने इंडियन एक्सप्रेस में एक पूरी रिपोर्ट छापी थी जिसमें उन्होंने तुलना की थी कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में संघ के लोग सरकार में कितने होते थे। ये करीब साल भर पहले रिपोर्ट आई थी। और मोदी जी के जमाने में सरकार में संघ के कितने लोग हैं। उन्होंने पाया था कि मोदी जी के जमाने में, अटल जी के जमाने के मुकाबले संघ के कहीं कम लोग हैं। संघ को कट करने की कोशिश, उसी का नतीजा था। क्या लग रहा है आपको, ये बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव में फिर क्या रणनीति बनेगी? क्योंकि अभी आप देखिए ना, इतना जो
बार बार चर्चाएं चल रही हैं, वो चर्चाएं को ठीक तो नहीं है कम से कम नई सरकार के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अभी तुरंत समझ में आ रही है रणनीति, हालांकि अभी बहुत जल्दी है किसी चीज के बारे में कुछ कहना, आदिवासी वोटों पे बड़ा फोकस हो। उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री दे दिया है, उड़ीसा में भी उन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री दे दिया है, और झारखंड और महाराष्ट्र, इन दोनों जगहों पे आदिवासी आबादी अच्छी खासी है। हरियाणा में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन दोनों जगहों पे आदिवासी आबादी अच्छी खासी है, तो वहां पे उसको वो प्रभावित करना चाहते हैं। हरियाणा के लिए इनको एक बिल्कुल नई किस्म की रणनीति बनानी होगी। हरियाणा में संघ काम तो बहुत दिनों से कर रहा है, लेकिन संघ का कोई खास ऐसा समाज के ऊपर प्रभाव नहीं है। वहां शाखाएं वाखाएं भी बहुत लगती हैं। मोदी जी भी एक जमाने में हरियाणा के इंचार्ज होते थे, मनोहर लाल खट्टर भी संघ से आए हुए हैं, कोई प्रभाव नहीं है वहां पर। भारतीय जनता पार्टी फिर पूरी कोशिश करेगी कि जाट वर्सेस नॉन जाट करे और किसी तरीके से जाटों के वोट बढ़ जाए। इसके अलावा हरियाणा में उसके पास और कोई रणनीति नहीं है। एक दो बार, पहली बार रणनीति काफी काम हुई थी, दूसरी बार बहुत कम कम काम आई, तो वो गठजोड़ सरकारों ने बनानी पड़ी, और तीसरी बार मैं समझता हूँ कि ये रणनीति मुंह के बल गिरेगी। मोहनलाल खट्टर को इन्होंने इतना जबरदस्त 2 विभाग दिए हैं, उसके पीछे कारण यही है कि वो हरियाणा में संदेश देना चाहते हैं कि भाई देखो हमने हरियाणा के आदमी को, हरियाणा के पूर्व सीएम को कितने इंपॉर्टेंस दे रखी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। वो उनका पूरा जो दृष्टिकोण है वो यही है कि हरियाणा, और 2 उन्होंने और मंत्री बनाए हैं, वो भी उसी किस्म के उनसे भी यही बात निकल के आती है। उन्होंने कृष्णपाल गुर्जर को मंत्री बनाया है, उन्होंने उनसे भी यही बात निकल के आती है कि जो जाट, गैर जाट मतदाता है उसको कैसे प्रभावित किया जाए, ओबीसी मतदाता तक कैसे पहुंचा जाए, हरियाणा का ओबीसी मतदाता तक कैसे पहुंचा जाए, और दूसरे गैर ओबीसी और गैर जाट मतदाता है, पंजाबी, खत्री, ये जो मतदाता है, व्यापारी, उस तक कैसे पहुंचा जाए और कैसे फिर से उन्हें अपने पाले में लिया जाए, यही कोशिश है उनकी। लेकिन क्योंकि जैसे ही महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होगा ना, तो विधानसभा के चुनाव में इस बात के काफी अंदेशे हैं कि कई जाट नेता भी तरह तरह की मांग करेंगे कांग्रेस से, और बहुत से जाट नेता हैं भी, जैसे चौटाला परिवार है पूरा, उसके भी कई खंड हो चुके हैं, तो ये सब शुरू हो जाएगा हरियाणा में। लेकिन महाराष्ट्र में तो आसान लग नहीं रहा बीजेपी के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में तो स्थितियां दिन पर दिन खराब होती आ रही है। शिंदे ने तो बयान भी दे दिया कि भाई आपने 400 पार का खेल किया था, इस 400 पार के चक्कर में हम हार गए। नहीं, महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हो चुकी है। मैंने कल कहा भी है एक जगह कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को नहीं पता था कि वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है लेकिन महाराष्ट्र में उसे पता था कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, और उसने महाराष्ट्र में जानबूझ के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, और इससे बहुत भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि सबसे पहले आदमी जो एनडीए से छिटके हैं वो अजित पवार छिटके, उसके बाद में ये भी कर सकते हैं जो एकनाथ शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे भी ये सोच सकते हैं कि क्या वो दोबारा उद्धव ठाकरे के पास वापस चले जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये सारा का सारा जो तोड़फोड़ हुई थी, ये सब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हुई थी मुख्य तौर पर। मैं नहीं मानता हूं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हुई होगी। हो सकता है कि फडणवीस हमेशा से इस बात के हामी रहे हैं कि अकेले भाजपा चुनाव लड़े। महाराष्ट्र भाजपा में खड़से इस बात के हामी रहे हैं कि भाजपा एक साथ अकेली चुनाव लड़े। तो हो सकता है कि भाजपा में अकेले चुनाव लड़ने वाली लाबी महाराष्ट्र में बहुत हावी हो जाए और वो आला कमान से कहे कि किसी समझौता करने की जरूरत नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में फिर शिवसेना, जिसको आप महाविकास अघाड़ी कहते हैं, वो अजित पवार की और एकनाथ शिंदे की वापसी के बाद बहुत मजबूत हो जाएगा और सबका भाजपा से अकेले मुकाबला होगा। अच्छा, गडकरी की महाराष्ट्र में कोई भूमिका नहीं रहेगी? गडकरी भी महाराष्ट्र से आते हैं, उनकी भूमिका नहीं रहेगी? गडकरी की क्या भूमिका रहेगी? गडकरी ने महाराष्ट्र की राजनीति तो बहुत मुद्दतों पहले करनी बंद कर दी है। वो तो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं ना। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका हस्तक्षेप क्या है? गडकरी की जगह तो वो भाजपा ने फडणवीस को दे दी है। जहां तक जाति का सवाल है, गडकरी भी ब्राह्मण है और फडणवीस भी ब्राह्मण है। लेकिन गडकरी के फडणवीस की आपस में पटती तो बिल्कुल भी नहीं है। एक जमाने में तो फडणवीस गडकरी के ही बढ़ाए हुए व्यक्ति थे। अब तो खैर वो गडकरी उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि जाहिर है
उन्हें पता है कि उनके जरिए उनको फडणवीस को मोहरा बनाकर ही महाराष्ट्र में गडकरी की जड़ें काटी गई हैं। अब गडकरी की भूमिका है नहीं, महाराष्ट्र में कोई रहेगी नहीं। अभी तो कम से कम नहीं दिखाई पड़ती। अब अगर संघ के दबाव के कारण गडकरी की कोई वहां भूमिका बने, महाराष्ट्र की रणनीति में गडकरी हस्तक्षेप करें, अभी भाजपा का वो हो रहा है, पूरा का पूरा पुनर्गठन हो रहा है। इस पुनर्गठन के बाद क्या तस्वीर बनती है? क्या उस पुनर्गठन में गडकरी को कोई ऐसी भूमिका मिलती है जिससे वो सरकार में रहते हुए इस संगठन के काम को संभालें, या सरकार से हटा के उनको संगठन में लाया जाए? जाहिर लाया जाएगा तो अध्यक्ष के तौर पर ही लाया जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने दीजिए। अभी अच्छा, स्पीकर को लेकर इतना क्यों लेट हो रहा है मामला? क्यों डेट फाइनल नहीं हो रही? कौन स्पीकर बनेगा? क्योंकि उसकी मांग है तेलुगु देशम की, स्पीकर हमारा होना चाहिए। तो ये विवाद भाजपा ने न मानी है, ना तेलुगु देशम ने छोड़ी है मांग। क्या होगा? अब तो दिन कम बचे हैं। हाँ, दिन तो बहुत कम बचे हैं, अब जल्दी फैसला होगा। क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी स्पीकर का पद नहीं छोड़ेगी, मुझे लगता है। इस स्थिति में तेलुगु देशम क्या करेगा? तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड जो है, इनकी इस प्रॉब्लम यह है कि इनके पास सीटें बहुत कम है। इन दोनों के पास मिला कुल 28 सीटें हैं। अच्छा, अब ये दोनों ही अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन में चले जाएं, तब भी इंडिया गठबंधन बहुमत के नजदीक नहीं पहुंचता। 272 नहीं होती इंडिया गठबंधन की सीटें, तब भी बहुमत से खासे दूर रहेंगे भाई। अब इंडिया गठबंधन शायद 234 है ना, अगर 28 पहुंच जाएंगे, 242 और 20 262 ही होंगे इनके, तब भी ये बहुमत से 10 सीटें कम रह जाएंगी। तो अभी इनको ये नहीं लगता कि अगर ये भाजपा का साथ छोड़ देंगे तो तुरंत इंडिया गठबंधन की सरकार बन पाएगी, इसमें उन्हें शक है। बीजेपी भी समझती है इसीलिए इनको इनकी बात मानेगी नहीं कि जाएंगे कहां। हाँ, बीजेपी कम से कम गृह मंत्री के पद के लिए, रक्षा मंत्री के पद के लिए, यानी जो कैबिनेट कमेटी ऑफ स्पॉन सिक्योरिटी होती है, उसमें जो 5 बड़े मंत्री होते हैं, वो तो इनको नहीं देगी किसी कीमत पे, और न ही भारतीय जनता पार्टी इनको स्पीकर का पद देगी। तो इनकी स्थिति तो ये हो गई कि ये ना खा सकते और ना फैला सकते। अभी देखिए, अभी तो स्थिति इनकी यही है कि जितना ये खा सकेंगे उतना खाएंगे। अभी तो जो उन्हें मंत्रालय मिल गए हैं, उन मंत्रालयों में बैठेंगे, फिर देखेंगे कि उन मंत्रालयों का इस्तेमाल वो कैसे कर सकते हैं। अभी दोनों को अपनी अपनी राज्य सरकारें भी चलानी है, तो केंद्र सरकार के साथ रहना भी उन्हें जरूरी है। वो ये भी देखेंगे क्या केंद्र सरकार अगर विशेष दर्जा नहीं दे रहा है, विशेष दर्जा तो नहीं मिलेगा क्योंकि फाइनेंस कमीशन इसके खिलाफ कह चुका है कि केवल पहाड़ी राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा, तो एक विशेष पैकेज की उम्मीद ये लोग कर रहे हैं कि इन्हें मिलेगा। तो ये सब देखेंगे। अभी 5-6 महीने का वक्त है, फिर विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव के परिणाम भी फिर इनकी राय को प्रभावित करेंगे। अभी ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहेंगे। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी इस बीच? कांग्रेस की स्ट्रेटजी होगी कि विपक्ष के नेता के तौर पर धमाकेदार काम करें। अभी देखिए, संसद 25 से 26 तारीख से शुरू होगी और फिर टक्कर शुरू होगी जबरदस्त, क्योंकि भारत के संसदीय इतिहास में इतना मजबूत विपक्ष कभी नहीं रहा जितना इस वक्त। ये बड़ा प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगा। विपक्ष को प्रेशर ग्रुप कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रेशर ग्रुप जो होता है वो किसी एक संगठन के भीतर होता है। विपक्ष मतलब प्रेशर ग्रुप की थीसिस जो है वो एक संगठन के भीतर जो लॉबीज होती हैं वो प्रेशर ग्रुप की तरह फंक्शन करती हैं। विपक्ष तो अपने आप में, विपक्ष सदन के पटल पर अपनी एकता कैसे स्थापित करता है, सवाल इस बात का है। कैसे विपक्ष वहां पर सरकार के प्रस्तावों का खंडन करता है, कैसे नए नए मुद्दे उठाता है, उसका पूरा संघर्ष करने का सरकार को। एक जमाना था जब 147 विपक्षी सांसदों को उन्होंने संसद के बाहर कर दिया था। अब क्या करेंगे ये? क्या आप वो कर पाएंगे वैसा? वो ये सवाल है। बिल्कुल ठीक बात है, और ये सब चीजें चलती रहेंगी, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। और थोड़ी सी बात बता दूं, जैसे जैसे ये राज्यों को हारेंगे, हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, झारखंड हारेंगे, बिहार हारेंगे, दिल्ली हारेंगे, वैसे वैसे इनकी राज्यसभा में भी स्थिति और कमजोर होती चली जाएगी। लेकिन ये कैसे पता हारेंगे होता है जीत जाए? जो आज की स्थिति है इन 5 राज्यों में इनके जीतने की संभावना बहुत कम है। चुनाव में कुछ भी हो सकता है, बात सही है अभी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जीतने की संभावना, गुजरात का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव नहीं है।
अभी तो इनकी स्थिति पांचों राज्यों में कमजोर है। सही, बिल्कुल सही बात है अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, आभार, थैंक यू। तो सुना आपने अभय दुबे जी की बात, और ये वो मान रहे थे कि संघ को जितना परेशान किया गया, संघ को जितना अकेला किया गया, संघ अब सारे हिसाब किताब बराबर करेगा। आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा, साथ बने रहिएगा, शुक्रिया, थैंक यू।